सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटें। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं। और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। साथियों, आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। अभी हमारी सरकार के थर्ड टर्म के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूंगा। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में 6 से 7% की ग्रोथ हुई है। हमारा फॉरेक्स $650 बिलियन से बढ़कर
$700 बिलियन के पार कर चुका है। भारत की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है और मैं सिर्फ 125 डेज की ही बात कर रहा हूं। आपको ये बात भी नोट करनी होगी कि इन 125 डेज में दुनिया भारत में किन विषयों पर चर्चा करने आई। 125 डेज में भारत में कौन से ग्लोबल इवेंट्स हुए। भारत में टेलीकॉम और डिजिटल फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए इंटरनेशनल असेंबली हुई। भारत में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ। भारत में ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर चर्चा हुई। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल एविएशन के फ्यूचर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में हुई। फ्रेंड्स, ये सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये भारत के साथ जुड़ी होप की भी लिस्ट है। इससे भारत की दिशा और दुनिया की आशा, ये दोनों समझ आती है। ये वो विषय हैं जो आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगे और इन विषयों की चर्चा के लिए आज दुनिया भारत आ रही है। साथियों, आज भारत में इतना कुछ हो रहा है, हमारे तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है, उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है। यहां जो भारत को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे श्रीमान मार्क मोबियस जैसे पार्कली एक्सपर्ट यहां मौजूद है। वो जिस प्रकार भारत में होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्साहित है, उसका बहुत महत्व है। जब वो ग्लोबल फंड्स को कहते हैं कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो इसका एक बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा मैसेज है। साथियों, भारत आज एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी है। हम गरीबी की चुनौतियां भी समझते हैं और प्रगति का रास्ता बनाना भी जानते हैं। हमारी सरकार तेजी से नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है, नए रिफॉर्म्स कर रही है। हालांकि पब्लिक लाइफ में कई बार मुझे भांति भांति के लोग मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मोदी जी 3 बार लगातार सरकार तो बना ली, इतने सारे काम तो कर ही लिए, तो इतनी दौड़ धूप क्यों करते रहते हो, क्या जरूरत है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, इतने माइलस्टोन है, इतने पेंडिंग डिसीजन आपने ले लिए, इतने सारे रिफॉर्म्स कर लिए, अब क्या जरूरत है इतनी मेहनत की। ऐसा कहने वाले मुझे ढेर सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो सपने हमने देखे हैं, जो संकल्प लेकर के हम चले हैं, उसमें न चैन है न आराम है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या इतना ही काफी है? नहीं है क्या? पिछले 10 सालों में करीब 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 16 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। क्या इतना ही काफी नहीं है? पिछले 10 साल में भारत में 350 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 से ज्यादा एम्स बने हैं। क्या इतना ही काफी नहीं है?
पिछले 10 साल में भारत में 1.5 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप बने हैं। 8 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर पहली बार अपना कुछ काम शुरू किया है। और सवाल तब हो गया, क्या इतना कम नहीं है? मेरा जवाब है नहीं, इतना पूरा नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा देश का पोटेंशियल हमें आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, और इसके लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत तेजी से करना है। साथियों, आज भारत की सोच और अप्रोच में जो बदलाव आया है, उसे आप भी जरूर नोटिस कर रहे होंगे। आमतौर पर परंपरा रही है और स्वाभाविक भी है, उसको गलत मैं नहीं मानता हूं। हर सरकार पिछली सरकारों के काम से तुलना करती है, और वो एक मानदंड होता है कि भाई पहले क्या था, अब क्या हुआ, पहले कितना था, अब कितना हुआ, और इससे संतोष भी मान लेती है कि चलो पिछली सरकार से हमने बेहतर किया। ज्यादा से ज्यादा पिछले 10-15 साल से तुलना करनी होती है कि तब और अब में क्या अंतर आया, इसको ही अपनी उपलब्धि मान लेती है। हम भी कभी इस रास्ते पर चलते थे, बहुत स्वाभाविक था, लेकिन अब हमें वो रास्ता भी रास नहीं आ रहा है। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। हम उस ओर देख रहे हैं। अब कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है, कब तक पहुंचेंगे, यानी एक नया अप्रोच लेकर के मैं पूरी सरकारी मशीनरी के साथ काम ले रहा हूं। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए हम यहां कहां तक पहुंचे हैं, हमें और कितना करना है, हमें किस स्पीड और स्केल का परिश्रम करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने तय कर दिया और टारगेट सेट हो गया। विकसित भारत के संकल्प से आज भारत के 140 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। वो खुद इसे ड्राइव कर रहे हैं। ये जन भागीदारी का अभियान ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन भी बन चुका है। आपको हैरानी होगी, जब सरकार ने विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, सरकारी और सामाजिक संगठनों ने डिबेट्स किए। जनता से जो सुझाव मिले, उनके आधार पर भारत ने अगले 25 साल के लक्ष्य तय किए। विकसित भारत पर डिस्कशंस आज हमारी कॉन्सेंस का, हमारे चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। मैं समझता हूं ये जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भारत के पास एक और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य
एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। साथियों, एस्पिरेशनल इंडिया का एक उदाहरण भारत में कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा शानदार काम है। हमने फास्ट फिजिकल कनेक्टिविटी और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है। ये डेवलपमेंट की एस्पिरेशन रखने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए तो ये और अधिक जरूरी है। इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी, भारत के पोटेंशियल को सही मायने में रियलाइज करने के लिए तेजी से कनेक्ट करना आवश्यक था। इसलिए हमने एयर ट्रैवल पर भी विशेष फोकस किया। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू की। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती है। साथियों, मैं आपको युवाओं से जुड़े कुछ उदाहरण देता हूं। हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके। और इसलिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। पिछले 10 साल में इन क्षेत्रों में जो काम हमने किए हैं, उसके नतीजे मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही
टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई है। भारत दुनिया का वो देश है जहां रिसर्च क्वालिटी के मामले में सबसे अधिक सुधार हुआ है। बीते 8-9 सालों में भारत की यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन 30 से बढ़कर 100 से अधिक हो चुका है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी भारत की प्रेजेंस 10 साल में 300% से अधिक बढ़ी है। आज पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स की संख्या ऑल टाइम हाई पहुंच रही है। आज भारत दुनिया के लिए R&D का एक बड़ा हब बनते जा रहा है। दुनिया की करीब 2,500 कंपनियों के रिसर्च सेंटर भारत में है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7